Students, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको विक्टोरियन एज पढ़ाने वाला हूँ। विक्टोरियन एज जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे, यानी कि द एज ऑफ क्वीन विक्टोरिया। ये जो एज है ये क्वीन विक्टोरिया का एज है। और दोस्तों, ये जो विक्टोरियन एज है ना, अगर जो हम इस एज की बात करें तो इस एज में हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है, किस चीज़ पर स्पेशल फोकस हमें देखने को मिलता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ इस एज की थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इसकी वजह से बहुत बहुत सारे चेंजेस हमें इसमें एज में देखने को मिले। एक तरफ हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्रोग्रेस को लेकर आता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं ना, तो दूसरी तरफ हमें दिखाई देता है कि जो गरीब हैं, गरीब लोगों के साथ एक प्रकार का शोषण सा होता हुआ दिखाई देता है। और इसके अलावा जो चाइल्ड लेबर भी हमें इस एज में देखने को मिलती है, और जिसके प्रति आप देखेंगे कि आवाज़ भी उठाई गई लिटरेचर में। विलियम ब्लेक की पोएम लंदन को जब आप पढ़ेंगे तो उससे बेस्ट एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा एक चाइल्ड लेबर का, जिसमें वो बताता है कि किस प्रकार से लंदन में जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बुरी है। देखने में लंदन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब इसकी वास्तविकता में जाते हैं तो तब हमें पता चलता है कि लंदन की स्थिति क्या है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास। और जो हमारा टॉपिक है विक्टोरियन एरा का। विक्टोरियन एज के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पर कभी सूरज अस्त नहीं हुआ उस एज में। और उस एज में क्या, देखो, लंदन के बारे में और इंग्लैंड के बारे में तो हमेशा ये कहा ही गया है कि वहाँ पर सूरज भाई अस्त नहीं होता, सूरज नहीं छुपता इंग्लैंड में। क्यों ऐसा कहा जाता है? वो इस वजह से कहा जाता है कि जो लंदन का जो बिजनेस है ना, वो इंटरनेशनल लेवल का है, और उनका बिजनेस कहीं ना किसी कंट्री में भाई चलता ही रहता है। तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि लंदन में कभी सूर्य नहीं छुपता, यानी कि जो काम है वो वहाँ का चलता रहता है। और तो ये जो एरा था स्पेशली विक्टोरियन एज, क्योंकि ये एक ऐसा एरा था जहाँ से लंदन ने उड़ान भरनी चालू की थी, एक अपनी अलग पहचान बनानी चालू की थी। तो दोस्तों, द एरा व्हेन द सन नेवर सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, अ टाइम व्हेन द अपर क्लासेस ऑफ ब्रिटेन फेल्ट देयर सोसाइटी वाज द एपिटोम ऑफ प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस एंड वर्च्यू। दोस्तों, ये एक ऐसा एरा कहा जाता है कि जिसमें यह कहा जाता है कि ब्रिटिश एम्पायर में कभी सूर्य नहीं छुपा। ये पहला ही पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस एरा के बारे में, किस एज के बारे में ये कहा जाता है कि किस एज में जो सूर्य था वो नहीं छुपा। तो ये आप देख रहे होंगे सन नेवर सेट। तो किस एज के बारे में कहा जाता है? विक्टोरियन एज के बारे में। और ये जो विक्टोरियन एज है उसमें जो ब्रिटिशर्स थे और जो ब्रिटिशर्स सोसाइटी थी, उनमें क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है, स्पेशली अपर क्लास सोसाइटी में? तो एपिटोम ऑफ प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस एंड वर्च्यू, ये हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, ये हमने देखा कि भाई इसमें बात की जा रही है प्रॉस्पेरिटी की, प्रोग्रेस की, वर्च्यू की। डिकिंस वर्ड्स हाउएवर कुड अप्लाई टू हिज ऑन विक्टोरियन एज एज वेल एज टू द अप्लाई टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन सेटिंग ऑफ हिज नॉवल। ये जो वर्ड्स हैं दोस्तों, और ये भाई इस एज के लिए, विक्टोरियन एज के लिए ये अप्लाई किए जाते हैं। और ये स्पेशली जो वर्ड्स जो यूज़ किए गए, लेकिन वास्तविकता इससे कुछ अलग है। वास्तविकता क्या अलग है? वास्तविकता देखो, हमें चार्ल्स डिकिंस के नॉवेल्स में ये सारी चीज़ें जो अभी बताई गई वो सब कुछ देखने को मिलता है, डिकिंस इस रूप में उसको डिफाइन करते हैं। लेकिन जब हम वास्तविकता में जाते हैं तो वहाँ पर हमें एक अपोजिट कंट्रास्ट देखने को मिलता है, यानी कि जो जैसा दिखाया जा रहा है ना वैसा वो एक्चुअल में है नहीं। तो क्या है, देखिए, with the Victorian era was a time of contrast, पॉवर्टी एज वेल एज प्रॉस्पेरिटी। ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो एज था ये कंट्रास्ट था, इसमें हमें पॉवर्टी भी देखने को मिलती है और दूसरी तरफ प्रॉस्पेरिटी भी देखने को मिलती है। डिग्रेडिंग मैनुअल लेबर को डिग्रेड किया जा रहा था, एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, लेकिन और इसके अलावा एंड डिप्रेविटी एज वेल एज वर्च्यू। इसमें सारी चीज़ें मतलब अपोजिट कंट्रास्ट में देखने को मिलती हैं। एक तरफ क्या, एक तरफ पॉवर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, दूसरी तरफ डिग्रेडिंग मैनुअल लेबर और टेक्नोलॉजीज प्रोग्रेस की बात करते हैं, तीसरी तरफ डिप्रेविटी एज वेल एज वर्च्यू की बात करते हैं। द बिगिनिंग ऑफ विक्टोरियन एरा में बी राउंडेड ऑफ टू 1830। ये जो इसकी जो बिगिनिंग है दोस्तों वो 1830 से मानी जा सकती है, लेकिन जो वास्तव में जो स्कॉलर्स बताते हैं कि भाई ये एज इस टाइम चालू हो, वो कौन सा था? जब फर्स्ट रिफॉर्म बिल पास हुआ था।
कौन सा बिल? द फर्स्ट रिफॉर्म बिल. द स्कॉलर्स मार्क्स द बिगिनिंग फ्रॉम द पैसेज of the first reform bill in 1832 or Victoria's accession to the throne in 1837. अब क्वीन विक्टोरिया भाई किस पर आ गई? अपने शासन, अपना सिंहासन को उन्होंने संभाल लिया. अब क्वीन विक्टोरिया की बात करें तो दोस्तों, क्वीन विक्टोरिया के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है विक्टोरियन एज से कि जिस समय क्वीन विक्टोरिया गद्दी पर बैठी थी तो उनकी एज क्या थी? उनकी एज थी 18 ईयर्स ओल्ड. कितने साल की थी वो? 18 साल की थी. व्हेन हर अंकल विलियम फोर्थ डाइड, जब उनके जो अंकल थे विलियम फोर्थ, उनकी मृत्यु हो गई. एंड हैविंग नो सर्वाइविंग लेजिटिमेट चिल्ड्रन लेफ्ट द क्राउन्स टू हिज नीस, और कोई लेजिटिमेट चिल्ड्रन नहीं था तो उन्होंने अपनी नीस के लिए यानी कि क्वीन विक्टोरिया के लिए ये जो सिंहासन था ये एक तरह से छोड़ दिया. 3 years into her reign, Victoria married Albert of Saxe-Coburg-Gotha, a region in what is now Germany. दोस्तों 3 साल ड्यूरिंग 3 years into her region, विक्टोरिया ने फिर शादी कर ली. किससे? एल्बर्ट से शादी कर ली. एल्बर्ट कहाँ के? सैक्सी कॉबर्ट गोथा, जो अब जर्मनी का एक पार्ट है. प्रिंस एल्बर्ट गिवन द टाइटल प्रिंस बाय विक्टोरिया. दोस्तों एल्बर्ट जिसे विक्टोरिया की शादी हुई थी, एल्बर्ट को प्रिंस एल्बर्ट के नाम से जाना जाता है. अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, भाई जो प्रिंस का टाइटल था, प्रिंस का खिताब था एल्बर्ट को, वो किसके द्वारा दिया गया? तो आपका आंसर होगा विक्टोरिया के द्वारा दिया गया. ऑल्दो ही हैड नो एक्चुअल पावर इन द गवर्नमेंट, became one of Victoria's chief advisors and a proponent of technological development in Britain. भाई गवर्नमेंट में उनको कोई एक्चुअल पावर तो नहीं मिली जो एल्बर्ट थे, प्रिंस एल्बर्ट, लेकिन विक्टोरिया के चीफ एडवाइज़र के रूप में एल्बर्ट को जाना गया. और इसके अलावा इनका मेन रोल रहा ब्रिटेन के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, इनका मेन रोल रहा. दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, ऐसे ही मैं आपको 1 by 1 जो है अब कमिंग डेज में आपको सारे जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के टॉपिक्स हैं वो पढ़ाने वाला हूँ. इसमें मैं पहले रेनेसा एज ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे पढ़ा चुका हूँ, मेटाफिजिकल एज पढ़ा चुका हूँ, रोमांटिक एज पढ़ा चुका हूँ और न्यू क्लासिकल भी पढ़ा चुका हूँ. इसी सीरीज में आज मैंने विक्टोरियन एज चालू किया है और इससे आगे के एजेस भी मैं पढ़ाऊँगा. फिर उसके बाद एक महा मैराथन सभी एजेस की भी मैं एक साथ आपके लिए बनाऊँगा. और आपने ये न्यूज़ सुनी होगी जुलाई में जो आपका एग्ज़ाम होना था दोस्तों, जो 20-21 तारीख वो जो आई थी ना आपकी जो डेट थी, उस पर भी बादल मंडरा गए हैं और वो जो डेट है वो उस डेट में भी अब आपका एग्ज़ाम नहीं होना है, यानी कि वो डेट भी आपकी पोस्टपोन हो जाएगी. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम ज़्यादा टाला जाएगा. दोस्तों एग्ज़ाम ज़्यादा नहीं टलेगा. टीजीटी इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ तो एग्ज़ाम ज़्यादा दिन नहीं टलेगा. तो मान के चलिए कि उसी डेट के आसपास ही उसी मंथ में या नेक्स्ट मंथ में उससे जो एग्ज़ाम है आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा. तो अगर जो आप लापरवाही बरतने लगे इस बात को लेकर कि ये तो ऐसे ही होता जा रहा है, अब एग्ज़ाम पता नहीं कब के कब होगा, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं. दोस्तों आपकी एक भी गलती आप पे भारी बन सकती है. तो आपको अपनी कोई ऐसी गलती नहीं करनी है जिसका जो खामियाजा आपको पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़े. तो आप मेहनत करते रहें, क्योंकि जो विद्या होती है ना, नॉलेज होती है दोस्तों, वो कभी बेकार नहीं जाती. मान के चलो आपका एग्ज़ाम 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने लेट भी हो गया तो क्या हो गया? जिस नॉलेज को आपने गेन किया है, जिस स्टडी को आपने गेन किया है, क्या वो बेकार हो गई? नहीं ना. वो तो आपके कैरेक्टर को और ज़्यादा बढ़िया कर रही है, आपके जो स्टडी है, आपका जो माइंड है उसको और पॉलिश कर रही है और आप बहुत शाइनिंग स्टार के रूप में जाने जाएंगे. क्यों? क्योंकि आपकी जो वो नॉलेज है ना, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी. दोस्तों ज्ञान कभी घटता नहीं है, तो आप अपनी पढ़ाई में कमी ना करें, उसको बढ़ाते रहें और दूसरों को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज जो है वो शेयर करते रहें. तो आप अच्छी तरह से पढ़िए, मेहनत कीजिए. मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है. बस आप अपने परिवार का और मेरा नाम रोशन करके दिखाइए और अपने सपने को साकार जरूर कीजिए. टुगेदर, अब इसके बाद देखिए, टुगेदर द कपल हैड 9 चिल्ड्रन हु मैरिड इनटू मैनी ऑफ यूरोप रॉयल एंड नोबल फैमिलीज. जो इनके 9 बच्चे हुए एल्बर्ट और विक्टोरिया के, उन्होंने अलग अलग रॉयल फैमिलीज में उन्होंने शादी की थी. विक्टोरिया एल्बर्ट वर कंसीडर्ड द मॉडल ऑफ मॉरलिटी, रेस्पेक्टेबल फैमिली लाइफ. विक्टोरिया और एल्बर्ट को किस चीज़ का मॉडल माना जाता था? मॉडल ऑफ मॉरलिटी का एंड रेस्पेक्टेबल फैमिली लाइफ का. द क्वीन ऑलवेज
The queen always reigned constitutionally, respecting parliament and acting as a mediator above party politics, the two main political parties. दोस्तों, जो क्वीन विक्टोरिया थी वो एक मीडिएटर के रूप में देखी गई पार्टी पॉलिटिक्स को लेकर, और दो मेन पॉलिटिक्स पार्टीज थी उस समय, इसमें लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स, ठीक है ना, ये दो ही थी जो अल्टरनेटिव्स होती थी, तो ये दो मेन थी, और इनके एज ए मीडिएटर के रूप में क्वीन विक्टोरिया भी हमें दिखाई पड़ती हैं. दिस अलाउड मटेरियल प्रोग्रेस, इंपीरियल एक्सपेंशन एंड सोशल रिफॉर्म. इसमें हमें मटेरियल प्रोग्रेस इससे देखने को मिलती है, इंपीरियल एक्सपेंशन देखने को मिलता है, और सोशल रिफॉर्म देखने को मिलता है. क्वीन विक्टोरिया वॉज लव्ड स्पेशली बाय द मिडिल क्लासेस फॉर हर वे ऑफ लाइफ एंड मॉरल कोड. अगर जो क्वेश्चन ये आ जाए आपके एग्जाम में कि क्वीन विक्टोरिया को स्पेशली किस चीज के लिए जाना जाता था, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा क्वीन विक्टोरिया को स्पेशली जाना जाता था, मतलब किसके द्वारा ज़्यादा पसंद किया जाता था, सॉरी, तो मिडिल क्लास जो लोग थे उनके द्वारा पसंद किया जाता था. और किस कारण? मॉरल कोड के कारण. उनका जो एक नैतिक जो आचरण था ना, उसको लेकर लोग उनको बहुत पसंद करते थे. क्वीन विक्टोरिया को लोगों से मिलना पसंद करती थी, उनसे वो डिस्कशन किया करती थी, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया करती थी. तो दोस्तों, ऐसी थी क्वीन विक्टोरिया. अब इस एज में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं. वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखने को मिलते हैं जो हमारा ये विक्टोरियन एज है? इसमें सबसे पहला पार्ट आता है दोस्तों रियलिज्म. रियलिज्म क्या होता है, किसको रियलिज्म कहते हैं? रियलिज्म की बात करें तो यानी कि रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ सोसाइटी, द रियलिज्म ऑफ सोसाइटी. जो समाज का एक वास्तविक चेहरा होता है, समाज की एक वास्तविक पिक्चर होती है, उसको रियलिज्म कहा जाता है. और वही जब किसी फिक्शन में, किसी वर्क में प्रेजेंट किया जाए तो दोस्तों वो एज ए लिटरेरी जेनर के रूप में, रियलिज्म के रूप में जाना जाता है. लेकिन अब रियलिज्म का मतलब ये नहीं है कि जो का त्यों परोस दिया जाए, नहीं, जो का त्यों नहीं होता. फिक्शन का मतलब क्या होता है? फिक्शन यानी कि फिक्शियस, यानी कि काल्पनिक जो चीज होती हैं. अब यहां पर लेकिन हमें दिखानी क्या है? रियलिटी दिखानी है. तो रियलिटी को एक फिक्शनल टच दिया जाता है. रियलिटी को क्या दिया जाता है? फिक्शनल टच दिया जाता है. यानी कि कैरेक्टर्स के नेम चेंज कर दिए जाएंगे, स्थिति बदल दी जाएगी, बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर दिया जाएगा. तो वो सारी चीजें जो है वास्तविकता को घुमा फिरा कर दिखाना, लेकिन एक रियल टोन में प्रेजेंट करना, दैट इज द रियलिज्म. तो लिटरेचर ऑफ दिस एज कम्स क्लोजर टू डेली लाइफ which reflects its practical problems and interest. It becomes a powerful instrument for human progress. तो इसमें किस चीज को रिप्रेजेंट किया? डेली लाइफ को प्रेजेंट किया गया, और जो लोगों की जो समस्याएं थी, लोगों की जो पसंद थी, जो लोगों का एक सोशल मैनर्स था, तो उन चीजों को सबको रिप्रेजेंट किया गया इस एज में. और ये किस रूप में उभर कर आया? एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस के रूप में इसको देखा गया. फिर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलता है मोरल पर्पस. भाई, जब आप सोचिए कि जिस एज की जो क्वीन है वो अपने मॉरल कोड के लिए जानी जाती है, मॉरल कोड के लिए क्वीन विक्टोरिया को जाना जाता है, तो मॉरल पर्पस तो होना बनता ही बनता है. तो द विक्टोरियन लिटरेचर सीम्स टू असर्ट इट्स मॉरल पर्पस. तो अपना मॉरल पर्पस जो है असर्ट करते हुए दिखाई पड़ता है विक्टोरियन एज. यानी कि टेनिसन, ब्राउनिंग, कार्लिल, रस्किन, ये हमारे कुछ फेमस पोइट्स हैं इस विक्टोरियन एज के. ऑल वर द टीचर्स ऑफ इंग्लैंड विद द फेथ इन देयर मॉरल मैसेज टू इंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड. ये सारे के सारे जो टीचर्स हैं इंग्लैंड के, ये किस चीज़ को दर्शाते हैं? ये उस अपनी फेथ के साथ मॉरल मैसेज को रिप्रेजेंट करते हैं, टू इंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड, वर्ल्ड को इंस्ट्रक्ट करने के लिए. नंबर 3 देखिए, डाउट एंड कॉन्ट्राडिक्टरी फेथ एंड फिलोसफीज. जो डाउट्स और कॉन्ट्राडिक्टरी फेथ एंड फिलोसफीज थी उसको इस एज में जगह दी गई. इट इज ऑफन कंसीडर्ड एज एन एज ऑफ डाउट एंड कॉन्ट्राडिक्टरी फेथ एंड फिलोसफीज. द इन्फ्लुएंस ऑफ साइंस इज फेल्ट हेयर. यहां पर इस एज में हमें क्या देखने को मिलता है? साइंस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि एक रैपिड चेंज आया था, एक आपका इंडस्ट्रियल बूम आया था, प्रोग्रेस हुई थी, तो भाई चेंज तो वो होगा ही. द इन्फ्लुएंस ऑफ साइंस इज फेल्ट हेयर
ब्राउनिंग द ऑप्टिमिस्ट एंड द हार्डी द पेसिमिस्ट। इस एज में देखिए दो पिलर आते हैं, एक तरफ तो रॉबर्ट ब्राउनिंग आते हैं जिसकी पंक्ति मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मेरी जीवन का आदर्श रही है उनकी पंक्तियां, आप भी अपने जीवन में उतार लेंगे ना तो कभी हार नहीं पाओगे दोस्तों। जब भी मन दुखी हो या फिर जब भी आप कोई काम करने को चलें तो उससे पहले खुद के हौसले ऐसे बुलंद कर लो कि आप खुद को यह सोच लो कि मैं एक योद्धा हूं, मैं एक योद्धा हूं और एक युद्ध और लड़ूंगा और यह मेरी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ और आखिरी युद्ध होगा। क्योंकि जब एक योद्धा युद्ध पर जाता है ना तो वो आगे की जिंदगी को भूल जाता है, वो बस केवल उस समय अपना जो प्रेजेंट है उसको देखता है और एक महान योद्धा की तरह वो युद्ध लड़ता है। तो दोस्तों आप भी जब आप एग्जाम को देने निकले तो आप अपने आप को एक योद्धा की तरह मानना और कहना आई वॉज एवर ए फाइटर सो वन फाइट मोर द बेस्ट एंड द लास्ट। मैं हमेशा से एक योद्धा रहा हूं, एक युद्ध और लड़ूंगा, यह युद्ध मेरी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ और आखिरी युद्ध होगा। दोस्तों ऐसी महत्वाकांक्षा, ऐसी इच्छाएं अगर जो आप अपने मन में रखेंगे तो आप कभी फेल नहीं हो पाएंगे, आपको सफलता जरूर मिलकर रहेगी। लेकिन बढ़िए किसके साथ? आशावादी विचारों के साथ बढ़िए। अब दूसरी तरफ अगर जो हम देखें थॉमस हार्डी को, तो हार्डी जो है वो निराशावादी रूप में जाने जाते हैं। हार्डी के आप किसी भी नॉवल को देख लीजिए, हार्डी के आप टेस्ट ऑफ द डर्बरवाइल्स को देख लीजिए, हार्डी के ज्यूड दी ऑब्सक्योर्स को देख लीजिए, ऑब्सक्योर को देख लीजिए, आप द रिटर्न ऑफ नेटिव को देख लीजिए, आप द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज को देख लीजिए, कहीं भी आप पढ़ेंगे कुछ भी देखेंगे हार्डी का तो दैट इज फुल ऑफ पेसिमिस्टिक अप्रोच। तो भाई लेकिन आपको निराश नहीं होना है, आपको हार्डी की तरह निराशावादी नहीं बनना, आपको रॉबर्ट ब्राउनिंग की तरह आशावादी बनना है। हाँ वो बात अलग है कि आप निराशावादी वर्क एज ए राइटर के रूप में उतरना चाहते हैं तो भाई फिर मैं कहूंगा कि आप बढ़िए। तो मोस्ट पॉपुलर राइटर्स थे इस एज के, देयर इज रियलिस्टिक लिटरेचर विद प्री रैफेलाइट पोएट्री। यहां पर एक रियलिस्टिक पिक्चर देखने को मिलती है दोस्तों प्री रैफेलाइट पोएट्री के साथ, जिसमें किस जो फिलॉसफी आर्ट फॉर आर्ट सेक को रिगार्ड करती है। यह भी ध्यान रखना आर्ट फॉर आर्ट सेक जो है वो प्री रैफेलाइट पोएट्री को रेफर किया गया है। फिर नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक आता है इसका आइडियलिज्म। नाउ द एज इज कैरेक्टराइज्ड एज प्रैक्टिकल एंड मटेरियलिस्टिक, most of the writers suggest as purely ideal life. It is an idealistic age where the great ideals like truth, justice, love, brotherhood are emphasized by poets, essayists and novelists of this age. दोस्तों वैसे तो जो ये एज था आप जानते हैं कि ये एज किस चीज़ का एज था, ये एज एक पॉलिटिकल ग्रोथ का एज था, ये एज एक मेटलिस्टिक ग्रोथ का एज था, लेकिन इसमें एक आइडियल लाइफ भी देखने को मिलती है क्योंकि जो ग्रेट हमारे आइडियल्स हुए हैं उन्होंने इसमें ट्रूथ, जस्टिस, लव, ब्रदरहुड को भी रिप्रेजेंट किया है। अब इसके कुछ और ट्रेड्स देखिए। द बिल्डिंग ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज ओवर द होल कंट्री नॉट ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स बट ऑल्सो मूव्ड पीपल एंड यूनाइटेड नेशन। दोस्तों जो बिल्डिंग्स बनाई गई ना ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज पूरे कंट्री में, उससे क्या हुआ, उससे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ और इससे जो था जब भाई सामान का आयात निर्यात बढ़ा तो उससे क्या था, उससे बहुत ज़्यादा एक अर्निंग सोर्स ऑफ अर्निंग भी बढ़ी किसकी, इंग्लैंड की। एज ऑफ रिफॉर्म इस एज में देखा गया दोस्तों। 1830s हैड सीन द बिगिनिंग ऑफ व्हाट वाज टू बी कॉल्ड एज ऑफ रिफॉर्म। द फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट 1832, ये भी क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट का पास हुआ, 1832 में पास हुआ। ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट रिफॉर्म एक्ट, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको ग्रेट रिफॉर्म एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। हैड ट्रांसफर्ड वोटिंग प्रिविलेजेस फ्रॉम द स्मॉल बॉक्स कंट्रोल्ड बाय द नोबिलिटी एंड द जेंट्री टू द लार्ज इंडस्ट्रियल टाउन्स। दोस्तों इसमें जो वोटिंग प्रिविलेज थे ना वो कंट्रोल्ड थे, वो एक निश्चित दायरे में थे, लेकिन अब वो जो थे वो एक लार्ज इंडस्ट्रियल टाउन्स के लिए ओपन हो गए थे। इसके साथ साथ लाइक ब्रिंगम एंड मैनचेस्टर्स में द फैक्ट्री एक्ट 1833 हैड प्रिवेंटेड चिल्ड्रन एजेड 9 to 13 फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉयड मोर देन 48 आवर्स अ वीक। और इसमें ये एक्ट पास हुआ फैक्ट्री एक्ट 1833 में। इसमें जो बच्चे थे, बच्चों को रोका गया था, जो 9 साल से 13 साल के बच्चे थे ना, उनको रोका गया था किस चीज़ के लिए, कि भाई वो 48 आवर्स से ज़्यादा एक वीक में 48 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। एंड नो पर्सन बिटवीन 13 एंड 18, और 13 से 18 साल का कोई व्यक्ति है तो कुड वर्क मोर देन 72 आवर्स वीक,
वो केवल 72 आवर्स अ वीक काम कर सकता था। यानी कि बच्चे काम पर लगाए गए थे, बच्चे काम करते थे। तो जो एक चाइल्ड लेबर था ना दोस्तों, वो एग्जिस्ट करता था इस एज में, चाइल्ड लेबर था। और चाइल्ड लेबर में वहां पर बच्चों की स्थिति सोचिए, वो जो बेचारे जो गरीब लोग थे ना, उनको बड़े दयनीय रूप में देखा जाता था इस एज में। इस एज में एक तरफ तो अपर क्लासेस की तो मौज ही मौज थी, अपर क्लास जो थे वो पूरा आनंद ले रहे थे। और लेकिन दूसरी तरफ वही अपर क्लासेस पीपल वो क्या करते थे, वो बहुत ज्यादा इन गरीबों के साथ जो है एक अलग सा सोतेला व्यवहार कहते हैं ना, वो क्या करते थे, उनको बहुत ही एक निंदनीय निगाहों से वो देखा करते थे। तो जो पुअर थे ना, वो सब्जेक्ट द पार्ट ऑफ ह्यूमिलेशन हुआ करते थे इस एज में। और इवन जो चाइल्ड थे, जो चिल्ड्रन थे दोस्तों, वो भी चिल्ड्रन को भी काम पर लगाया जाता था, यहां पर एज ए चाइल्ड लेबर के रूप में लगाया जाता था। तो ये आपको पता ही चल गया भाई, इतने इतने घंटे आपका ये काम करेंगे। द पुअर लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1834 had reformed the old poor laws dating from Elizabeth I with the creation of workhouses, institutions where the poor received board and lodging in return for work. इसके बाद दोस्तों टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी इसमें हुई। इन द मिड ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी इंग्लैंड एक्सपीरियंस्ड अ सेकेंड वेव ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये क्या हुआ, जो मिड ईयर्स थे 19th सेंचुरी के, इसमें इंग्लैंड ने सेकेंड वेव ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखा। इससे क्या हुआ, इकोनॉमिकल, कल्चरल और आर्किटेक्चरल जो चेंजेस थे वो यहां पर आए। वाइल यूरोपियन मोनार्कीज वर टॉपल्ड बाय रेवोल्यूशंस इन 1948, इंग्लैंड अवॉइडेड द रिवोल्यूशनरी वेव। In 1851, a great exhibition organized by Prince Albert. 1851 में, ये मेन है, 1851 में एक ग्रेट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की गई, किसके द्वारा, प्रिंस एल्बर्ट के द्वारा। शोड द वर्ड्स ब्रिटेन इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक पावर, जिसमें किस चीज को दर्शाया गया, जिसमें ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक पावर को रिप्रेजेंट किया गया। द एग्जीबिशन वॉज हाउस्ड एट क्रिस्टल पैलेस। ये जो एग्जीबिशन थी ये कहां पर लगाई गई, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। जो एग्जीबिशन थी वो कहां पर लगाई गई थी, क्रिस्टल पैलेस में एग्जीबिशन लगाई गई थी। और किसके द्वारा लगाई गई थी, प्रिंस एल्बर्ट के द्वारा लगाई गई थी। अ ह्यूज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लास एंड स्टील डिजाइन्ड बाय सर जोसेफ पैक्सटोन एंड इरेक्टेड इन हाइड पार्क। एक ह्यूज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लास और स्टील का ऑर्गेनाइज किया गया था जोसेफ पैक्सटोन के द्वारा, और उसको हाइड पार्क में लगाया गया। More than 15,000 exhibitors from all over the world displayed their goods to millions of visitors. More than 15,000 exhibitors, सोचिए कि 15,000 से ज्यादा एग्जीबिटर्स थे जिन्होंने अपने अपने सामान को, अपने अपने आर्टिकल्स को डिस्प्लेड किया था मिलियंस ऑफ विजिटर्स के सामने। पीपल बिकेम वेरी फॉन्ड ऑफ एग्जीबिशंस, सो मनी वॉज इन्वेस्टेड इन सेटिंग अप several museums, including the Natural History Museum, the Science Museum, and what is now called Victoria and Albert Museum. दोस्तों इससे क्या हुआ, जो मनी था वो इन्वेस्ट किया गया बहुत सारे म्यूजियम्स को बनाने में, इंक्लूडिंग नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स, साइंस म्यूजियम, और जिसको विक्टोरिया या एल्बर्ट म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। एंट्रेंस वॉज फ्री, एंट्रेंस फ्री था। द बिल्डिंग ऑफ लंडन अंडरग्राउंड, अब आप सोच रहे होंगे एंट्रेंस फ्री था तो भाई फिर कैसे कमाई हुई, कमाई तो भाई आर्टिकल्स और गुड्स से हुई ना, उसकी सेल से हुई। बिगिन 1860 एंड रेलवेज स्टार्टेड टू ट्रांसफॉर्म द लैंडस्केप एंड पीपल्स लाइफ। और इसके अलावा जो रेलवेज था उसने क्या किया, बदलाव ला दिया, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ला दिया लैंडस्केप और पीपल की लाइफ में। दे ट्रांसपोर्टेड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स क्विकली एंड चीपली। अब बहुत आसानी से सस्ते रेटों में और बहुत आसानी से जो सामान था वो लाया जा सकता था, रॉ मटेरियल्स को। पीपल वर एबल टू ट्रेवल फ्रॉम वर्क एंड लेजर एंड द मिडिल क्लास कुड लिव इन सबब इंस्टीड ऑफ क्राउडेड टाउन सेंटर। अब क्राउडेड टाउन सेंटर की जगह जो मिडिल क्लास थी वो कहाँ पर रह सकती थी, वो सबब्स में रह सकती थी। The Oxford movement, very very most important, and this is one of the most unique movement in the history of English literature, known as the Oxford movement. British Catholics replied to the challenges of science by returning to ancient doctrines and rituals.
जो ब्रिटिश कैथोलिक्स थे ना दोस्तों, उन्होंने साइंस को जो है ना, जो चैलेंज था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इंडस्ट्रियल बूम का, उसको एक तरह से चैलेंज किया। किस रूप में चैलेंज किया? विद द प्रोसीजर्स ऑफ एंशिएंट डॉक्ट्राइन एंड रिचुअल्स को लेकर। द रिलीजियस रिवाइवल फाउंड्स इट्स एक्सप्रेशंस इन द मूवमेंट हेडेड बाय द इंग्लिश कार्डिनल जॉन हेनरी न्यूमैन। दोस्तों इसमें एक रिलीजियस रिवाइवल भी देखा गया, हमें देखने को मिला। और ये जो मूवमेंट था ये हेडेड किसके द्वारा किया गया? इंग्लिश कार्डिनल जॉन हेनरी न्यूमैन के द्वारा इसको हेडेड किया गया था, इस मूवमेंट को, विच वेंट अंडर द नेम ऑफ ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। ये ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के नाम से जाना गया। क्यों? बिकॉज इट बिगेन एट ऑक्सफोर्ड। ये भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, इसको ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो है क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई ना, वो कहां हुई? ऑक्सफोर्ड में हुई थी। बर्थ ऑफ चार्टिस्ट मूवमेंट 1838। चार्टिस्ट मूवमेंट का बर्थ इसमें हमें देखने को मिलता है। वर्किंग क्लास पीपल आस्क्ड फॉर ए चार्टर, यानी कि जो वर्किंग क्लास पीपल थे उन्होंने अपने अधिकारों की एक लिस्ट मांगी। ऑफ सोशल रिफॉर्म सच एज द एक्सटेंशंस ऑफ द राइट टू वोट टू ऑल मेल एडल्ट्स। इसमें सबसे बड़ा जो राइट था वो किस चीज़ का था? टू वोट टू ऑल मेल एडल्ट। जितने भी मेल एडल्ट्स हैं उनको वोट करने का राइट होना चाहिए। द चार्टिस्ट वर स्ट्रांगली अपोज्ड। द मूवमेंट्स लीडर्स वर अरेस्टेड। सम प्रोटेस्टर्स वर किल्ड। सो द चार्टिस्ट मूवमेंट डिसॉल्व्ड। जो चार्टिस्ट थे वो स्ट्रांगली अपोज्ड हुए, और जो मूवमेंट लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया गया, और जो प्रोटेस्टर्स थे उनको मार दिया गया, ठीक है ना, उनको मारा गया। सो द चार्टिस्ट मूवमेंट डिसॉल्व, और ये चार्टिस्ट मूवमेंट जो था वो इसी तरह से डिसॉल्व हो गया। हाउएवर बिटवीन 1860 एंड 1914 1816 and 1914 most of the chartist demand became law. In particular 1918 the right to vote was extended to all men and in 1920 to all women। और ये जो कोशिश थी ना वो रंग लाई। दोस्तों कोशिश कैसी भी हो वो हमेशा रंग लाती ही है। अब आपने यहाँ पर देखा कि इनके साथ कितना परेशानियों का सामना इनको करना पड़ा। इनको मारा गया, पीटा गया, सताया गया, ठीक है ना, परेशान किया गया, लेकिन ये लोग हिम्मत नहीं आ रहे। इनका जो आंदोलन था वो बिल्कुल धूमिल हो गया, लेकिन उसके बाद जब इनकी जो आवाज़ थी वो चालू रही, और यही कारण था कि 1918 में जो राइट टू वोट था वो एक्सटेंड हो गया सभी मैन और सभी वीमेन के लिए, 1928 में आ गया। तो अगर आप भी मेहनत करते रहेंगे ना, तो जो आपका जो टारगेट है, जो आपका जो गोल है, उसको पाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। वो मेरी पंक्तियां है ना, तू रुक नहीं, तू झुक नहीं, तू रुक नहीं, तू झुक नहीं, यहां दुख से पहले सुख नहीं, जीवन इसी का नाम है, तू ठान ले उस लक्ष्य को, जो करना तुझको काम है, जो करना तुझको काम है। लगाकर गमों को दिल से अपने, लगाकर गमों को दिल से अपने, तू सुख की तलाश में निकल, लगाकर गमों को दिल से अपने, तू सुख की तलाश में निकल। राह तेरी है अटल, दृढ़ तेरा लक्ष्य है, और राह तेरी है अटल, राह तेरी है अटल। दोस्तों अगर जो आप अपनी राह अटल रखेंगे और लक्ष्य को दृढ़ रखेंगे तो आपको आपके सपने को साकार करने से कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी, चाहे कोई कितना ही क्यों ना कह ले। लेकिन आप अपनी मेहनत करना बंद मत करना, दूसरों के तानों से परेशान मत होना, उनकी एक कान से सुनना दूसरे से निकाल देना। बस केवल अपने टारगेट पर फोकस करो कि मुझे ये एग्जाम, जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, यूजीसी नेट का दे रहे हैं, टीजीटी का, पीजीटी का, किसी का भी, कि मुझे एग्जाम निकालना है तो निकालना है। दुनिया की मुझे नहीं सुननी है, वो मुझे बहुत ताने दे चुकी है, बस मुझे अपने मन की सुननी है और मेहनत करनी है, और मेहनत में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद देखिए, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन many people lived in towns. Problems linked to overcrowded urban environment, high death rate, terrible working condition in polluted atmosphere, cholera epidemics and tuberculosis. Some reforms were made to clean up the towns. देखो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, आपने देखा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ तो गया, इससे अपर क्लास को तो बहुत बेनिफिट हुआ, लेकिन जो बहुत से लोग थे जो टाउन्स में रह रहे थे, और जो प्रॉब्लम्स आई ओवर क्राउडेड अर्बन एनवायरनमेंट में, हाई डेथ रेट देखने को मिला,
टेरिबल वर्किंग कंडीशंस हो गई पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में, और क्या चीज़, कॉलरा और ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियां भी फैलने लगी। तो इन चीज़ों को क्लीन अप करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स भी चालू किए गए। इसके अलावा द मेट्रोपॉलिटन पुलिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1830 बाय द प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पील। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पील के द्वारा मेट्रोपॉलिटन पुलिस को इंट्रोड्यूस किया गया था। कब? 1813 में। हु वर कॉल्ड बॉबीज, इनको बॉबीज का नाम दिया गया। ध्यान रखना, ये जो पुलिस थी मेट्रोपॉलिटन पुलिस, ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसको क्या नाम दिया गया था विक्टोरियन एरा में। योर आंसर विल बी बॉबीज। पुअर पीपल लिव्ड इन ओवरक्राउडेड स्लम्स इन टेरिबल नॉन हाइजेनिक कंडीशंस। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, गरीबों के साथ तो बेचारों के साथ बहुत बुरा ही हो रहा था। जो बेचारे गरीब लोग थे वो ओवरक्राउडेड स्लम्स में रह रहे थे, यानी कि झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे। इन टेरिबल नॉन हाइजेनिक कंडीशंस, नॉन हाइजेनिक कंडीशंस थी, बहुत बुरी स्थिति थी, विच लेड टू एपिडेमिक्स ऑफ कॉलरा एंड दी अदर डिसीजेज लाइक ट्यूबरक्लोसिस। तो कॉलरा और ट्यूबरक्लोसिस जैसी डिसीजेज भी बहुत ज़्यादा फैली। द पुअर लॉज ऑफ 1834 ओनली मेड द सिचुएशन वर्स। जो पुअर लॉज था 1834 का, उससे सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदतरी हो गई। चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिलीज वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर फैमिलीज। और जो चिल्ड्रन थे ना फैमिलीज के, और कौन सी फैमिलीज के? पुअर फैमिलीज के, गरीब फैमिलीज के जो बच्चे थे दोस्तों, देखिए उनके साथ भी कितना बुरा अत्याचार एक तरह से हो रहा है। उनको उनके परिवारों से अलग कर दिया गया एंड सेंट टू वर्क इन पैरिश वर्क हाउसेज। और उनको वर्क हाउसेज में काम करने के लिए भेजा गया। उनको एज ए चिमनी स्वीपर्स के रूप में काम कराया गया, स्पेशली चिमनी स्वीपर्स के रूप में बहुत ज्यादा काम कराया गया था विक्टोरियन एज में। जैसे कि पॉवर्टी इन दी पोएम लंदन, लंदन पोएम में पॉवर्टी हमें देखने को मिलती है। और लंदन पोएम में विलियम ब्लेक जो है वो चर्च में चिमनी स्वीपर्स को कितनी पैथेटिक कंडीशन में रिप्रेजेंट करते हैं कि किस प्रकार से जो एक चिमनी स्वीपर है, जो एक छोटा सा बच्चा है, वो चर्च में उसमें चिमनी स्वीपर में काम करता हुआ करा रहा है, रो रहा है। और इवन कि लंदन की हर चीज में रोने की आवाज आती है, एक दर्द सा महसूस होता है। वो चीज दिखाई है लंदन पोएम में। और देखिए कितनी एक बड़ी बात है, पॉवर्टी वॉज सीन एज अ क्राइम। पॉवर्टी को क्राइम के रूप में लिया गया, यानी कि कोई गरीब और गरीबी दिखनी नहीं चाहिए। गरीब तो है लेकिन वो दिखनी नहीं चाहिए। बताओ कितनी गलत बात है। ओनली एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी पॉवर्टी वॉज सीन एज सोशल प्रॉब्लम। केवल 19वीं शताब्दी के लास्ट में जो पॉवर्टी थी वो एक सोशल प्रॉब्लम के रूप में देखी गई। सो द विक्टोरियन एज वॉज एन एज ऑफ ग्रेट कॉन्ट्रास्ट। इसी वजह से जो विक्टोरियन एज था वो एक ग्रेट कंट्रास्ट का एज था। पॉवर्टी एंड स्क्वेलर ऑन द वन हैंड, प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म ऑन द अदर हैंड। इसमें एक तरफ तो पॉवर्टी एंड स्क्वेलर को लिया गया और दूसरी तरफ प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म को लिया गया। अ कंट्रास्ट ऑल्सो विजिबल इन द ग्रैंड्योर ऑफ सम पब्लिक बिल्डिंग्स कंपेयर टू द न्यूमरल टेरेस हाउसेज स्लम्स प्रेजेंट इन द टाउन्स। इसमें दूसरी तरफ, एक तरफ तो आप देखेंगे कि जो स्काई स्क्रैपर्स आपको दिखाई देंगे, यानी कि बहुमंजिला इमारतें दिखाई देंगी, और दूसरी तरफ उसको अपोजिट कंट्रास्ट क्या दिखाई देंगे? टेरेसेस हाउस दिखाई देंगे, स्लम्स दिखाई देंगे। तो उनका भी एक कंट्रास्ट हमें देखने को मिलता है। विक्टोरियन प्राइवेट लाइफ्स वर डोमिनेटेड बाय एन ऑथोरिटेरियन फादर। और जो विक्टोरियन एज की जो प्राइवेट लाइफ थी ना दोस्तों, वो कैसी थी? वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, मेल प्रोमिनेंट सोसाइटी थी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? वो इस वजह से वीमेन वर सब्जेक्ट टू मेल अथॉरिटी, क्योंकि वीमेन को केवल मेल अथॉरिटी के रूप में माना जाता था। दे वर एक्सपेक्टेड टू मैरी एंड मेक होम अ रिफ्यूज फॉर देयर हस्बैंड, कि उनका बस काम ये था वो शादी कर लें और अपने हस्बैंड को वो एक तरह से उनके लिए कार्य करें, और उनको सेटिस्फाई करने का काम जो था वो स्त्रियों का था। विक्टोरियन सिनोनिम्स विद प्राउड स्टूड फॉर एक्सट्रीम रिप्रेशन। न्यूडिटी वाज डिनाउंस्ड इन आर्ट and even furniture legs had to be concealed under heavy cloth not to be suggestive. Even जो न्यूडिटी थी उसको भी डिनाउंस किया गया, मतलब बहुत वैसे देखा गया, गलत रूप में देखा गया। और दूसरी चीज, इवन इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फर्नीचर्स की जो लैग होती है, टेबल की लैग, उसको भी हैवी कपड़े से ढक दिया गया। आफ्टर द 1857 इंडियन म्यूटिनी, a rebellion in India against the role of British East India Company, India came under direct rule by Britain and Queen Victoria was crowned Empress of India in 1877. Very most important question.
दोस्तों आप जानते हैं कि एक म्यूटिनी, एक विद्रोह हुआ था 1857 में, और ये जो विद्रोह था ये इंडिया में किसके खिलाफ हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ये एक विद्रोह था, और इसमें इंडिया केम अंडर डायरेक्ट रूल बाय ब्रिटेन। ब्रिटेन के डायरेक्ट रूल के अंडर इंडिया आ गई थी, एंड क्वीन विक्टोरिया वाज क्राउन्ड एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन 1877, और क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया के रूप में क्राउन किया गया था 1877 में। याद रख लेना, क्योंकि इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है और विक्टोरियन एज का तो इंपॉर्टेंट आपके लिए। इन दी विक्टोरियन एज द राइटर्स एंड देयर रीडर्स शेयर्ड द सेम इंटरेस्ट एंड वैल्यूज। विक्टोरियन एज में राइटर्स ने और रीडर्स ने शेयर किया सेम इंटरेस्ट और वैल्यूज को। नॉवेल्स बिकेम वेरी पॉपुलर। नॉवेल्स जो थे वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए। दे वर वाइडली रेड बाय द मिडिल क्लास एंड स्पेशली बाय वीमेन। मिडिल क्लासेस में उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ा नॉवेल्स की, और उनको पसंद किया गया स्पेशली बाय वीमेन, स्त्रियों के द्वारा। पीपल बोरोड बुक्स फ्रॉम दी सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज, और जो पीपल थे वो लाइब्रेरीज से बुक्स को बोरो किया करते थे। बुक्स वर रेड अलाउड इन दी फैमिली में बहुत तेजी से आवाज के साथ जो बुक्स थी, नॉवेल्स थे, उनको पढ़ा जाता था। लॉट्स ऑफ नॉवेल्स वर पब्लिश्ड इन इंस्टॉलमेंट्स इन द पेजेस ऑफ पीरियडिकल्स, और बहुत सारे नॉवेल्स जो थे ना वो पीरियडिकल्स के रूप में भी पब्लिश किए जाते थे, यानी कि टुकड़ों में जो थे नॉवेल्स को पब्लिश किया जाता था। आप देखते हैं ना आजकल वेब सीरीज आती हैं, उनमें क्या होता है, एपिसोड्स होते हैं, तो उसी प्रकार से नॉवेल्स आते थे जिनको पीरियडिकल्स का नाम दिया गया था। नॉवेलिस्ट डिस्क्राइब्ड सोसाइटी एज दे सा इट, रिफ्लेक्टिंग द सोशल चेंजेस दैट वर हैपनिंग। नॉवेलिस्ट ने सोसाइटी को रिप्रेजेंट कैसे किया? जैसा उन्होंने देखा वैसा रिप्रेजेंट किया, और उसमें सोशल चेंजेस को भी रिप्रेजेंट किया जो भी हो रहे थे। दे मेड पीपल अवेयर ऑफ सोशल इनजस्टिस बट देयर क्रिटिकल वॉजेंट रेडिकल। उन्होंने लोगों को अवेयर किया सोशल इनजस्टिस के लिए, लेकिन जो उनका क्रिटिसिज्म था ना वो रेडिकल नहीं था। देयर वर अ लॉट ऑफ वीमेन राइटर्स फ्रॉम जेन ऑस्टिन टू जॉर्ज एलियट। बहुत सारे फीमेल राइटर्स भी रहे, जेन ऑस्टिन से लेके जॉर्ज एलियट तक। दे एक्सप्लोर्ड द डेली लाइफ एंड वैल्यूज ऑफ वीमेन। उन्होंने डेली लाइफ ऑफ वैल्यूज ऑफ वीमेन यानी कि फेमिनिज्म और फेमिनिस्टिक अप्रोच की भी बात की। अब इस एज के फेमस राइटर्स आप देख लीजिए। जो ये एज के राइटर्स हैं दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ ब्राउनिंग, डांटे गैब्रियल रोसेटी, विलियम मॉरिस, चार्ल्स डिकेंस। और अगर जो आप देखें, देखो चार्ल्स डिकेंस को आप देखें तो चार्ल्स डिकेंस के जो नॉवेल्स हैं वो वास्तव में एक रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन चार्ल्स डिकेंस में एक फेवरिज्म हमें देखने को मिलता है, किस चीज का? अपर क्लास सोसाइटी का, अपर क्लास फैशन का। वो चीज हमें देखने को चार्ल्स डिकेंस के वर्क में देखने को मिलती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको समझाया है और जो मैं आपको समझा रहा हूं कंटेंट, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। एक इंफॉर्मेशन और मैं आपको देना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले। दोस्तों हमारा यूपी टीजीटी इंग्लिश को लेकर एक क्रैश कोर्स है, जो कि एक नया क्रैश कोर्स है जो स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इस क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इस नंबर 9520307471 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं और इस क्रैश कोर्स का पार्ट बन सकते हैं। आपको लगता है कि आपको क्रैश कोर्स नहीं लेना क्योंकि डेली क्लासेस होंगी, आप चाहते हैं कि एक साथ आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाए, तो आप उसको भी ले सकते हैं। और दोनों में इस समय आपको एक स्पेशल ऑफर मिल रहा है। आप ये मान लीजिए कि नोट्स के साथ क्रैश कोर्स फ्री है या फिर क्रैश कोर्स के साथ नोट्स फ्री है, बात एक ही है। क्योंकि 2,000 रुपये हमारे नोट्स का जो चार्ज है और 2,000 रुपये में आपको क्रैश कोर्स भी मिल रहा है और नोट्स भी मिल रहे हैं, जो कि आपके एड्रेस पर भेजे जाएंगे। हार्ड कॉपी में नोट्स हैं। और मैं चाहूँगा कि वो बच्चे जिन्होंने पहले से तैयारी की हुई है, बहुत अच्छा आपने तैयार किया हुआ, आपको रिवीजन चाहिए और एक अच्छा रिवीजन चाहिए। कैसा रिवीजन? जो आपका एग्जाम क्रैक करा दे। इस तरह का रिवीजन अगर आप चाहते हैं दोस्तों, तो आप रिकॉर्डेड पूरा कोर्स ले लीजिए, जिसमें आपको डे 1 से लेके लास्ट डे तक की सारी क्लासेस आपको एक साथ मिल जाएंगी। फिर आपकी मर्जी होगी, आप दिन में 3 क्लास देखें, 4 क्लास देखें, 5 क्लास देखें। और इसके अलावा एग्जाम से 10-15 दिन पहले हम लाइव रिवीजन क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे, तो आप उनको भी आप देख सकते हैं। और आपको लगता है कि आपको डेली पढ़ना है,
आपको एक टच में रहना है तो दोस्तों आप हमारे क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी आपको नोट्स मिलेंगे और वो आपके एड्रेस पर डिस्पैच किए जाएंगे। हार्ड कॉपी में नोट्स होंगे जो कि आपके एड्रेस पर भेजे जाएंगे। तो दोस्तों एक जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं, और वन लाइनर पॉइंट टू पॉइंट नोट्स हैं। और मैं आपको बताऊं, वो बच्चे जो एग्जाम क्रैक करते हैं, स्पेशली आपने देखा होगा कि आईएएस पीसीएस लेवल में भी जब बच्चे तैयारी करते हैं ना, तो वो अपने पॉइंट्स बनाते हैं, अपने वन लाइनर्स तैयार करते हैं। वन लाइनर्स जो होते हैं ना, हमेशा एग्जाम क्रैकिंग होते हैं, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव, मैं मानता हूं कि आपका पैटर्न जो है वो ऑब्जेक्टिव है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में आने हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी आप कब कर पाएंगे, जब आपको उसका सटीक आंसर होगा तभी ना। अदरवाइज तो आप तुक्का लगाएंगे ना, फिर आपको आंसर नहीं पता और आंसर आपको पता है तो फिर आप ऑप्शन में ज्यादा झाकेंगे नहीं। आपको पता है कि ये ऑप्शन में ये दे रखा तो यही सही है। आपको पता है सोनेट में 14 लाइंस होती है, तो फिर क्या आपको 14 दिख गया ऑप्शन में, क्या आप अदर्स को ऑप्शंस को देखेंगे? नहीं देखेंगे ना, क्योंकि आपने वन लाइनर तैयार किया हुआ, आपने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। दोस्तों पढ़ने के बाद में आपने डिटेल में तैयारी कर ली, उसके बाद में वन लाइनर एग्जाम रिफ्रेशर का काम करते हैं। तो आप इस बैच को, क्रैश कोर्स को या रिकॉर्डेड क्लासेस को मेरे कहने से जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी मेहनत भी आपके लिए कुछ काम आ सके। और जैसे कि आप देख भी रहे होंगे कि आपके लिए मैंने महा मैराथन क्लास भी बनाई हुई है, जिसे आपने तैयार कर लिया तो 70% लिटरेचर का लिखा कर रख लो, आपका एग्जाम में वहीं से आना है और ज्यादा भी आ सकता है, क्योंकि उसमें पूरा डिटेल में मैंने पढ़ाया। 7 घंटे 38 मिनट 8 सेकंड की महामैराथन क्लास है, वोकैब की महामैराथन क्लास बनाई हुई है, फिगर्स ऑफ स्पीच की महामैराथन क्लास बनाई हुई है, लिटरेरी टर्म्स की टॉप 100 की महामैराथन क्लास बनाई हुई है। दोस्तों कुछ नहीं बचा, सब कुछ अच्छी तरह से पढ़ाया हुआ है। आप उन महामैराथन स्पेशल क्लासेस की जो सीरीज है ना मेरी, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा सारे लिंक, तो आप नहीं मिलता तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो वहां से उनको तैयार कीजिए। बट मेहनत कीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए, और मैं आपके पूरी तरह से साथ हूं। आपके साथ में जितनी मेहनत कर रहा हूं, आप भी उतनी मेहनत कीजिए, और देखिए फिर कैसे जो है नैया जो है वो पार लगती है और आपका जो सपना है वो पूरा होता है। तो और राइटर्स देखिए इस एज के, विलियम मॉरिस, चार्ल्स डिकेंस, विलियम मैकपीस, मैरी एन इवांस, चार्ल्स रीट, एंथोनी ट्रॉपल, शार्लोट ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे, मिसेस गैस्केल, थॉमस हार्डी, थॉमस बैबिंगटन, थॉमस कार्ले, जॉन रस्किन, मैथ्यू अर्नोल्ड, जॉन हेनरी न्यूमैन, जॉन एडिंगटन और चार्ल्स डार्विन। दोस्तों ये फेमस राइटर्स आते हैं हमारे विक्टोरियन एज के। एंड आई होप कि आप लोगों को जो क्लास है, जो सेशन है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हमारे क्रैश कोर्स को अगर आप लेना चाहते हैं या फिर आप रिकॉर्डेड सेशन का पार्ट बनना चाहते हैं, जिसके साथ नोट्स आपको फ्री में मिलने वाले हैं, तो दोस्तों उसके लिए आप मुझे मेरे दिए गए नंबर 9520307471 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मुझे उम्मीद है आप इस बार ये एग्जाम जरूर क्रैक करेंगे। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।